नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एमए होम साइंस प्रीवियस ईयर का सिलेबस। नमस्कार विद्यार्थियों। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये है हमारा कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये देखिए आप, ये नीचे में लिखा हुआ है। और आप इसे, ये वेबसाइट, ये जो नीचे में लिखी हुई है www.uok.ac.in पर जाकर आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हमको क्या पढ़ना है या मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको ये पहले नंबर का आपको ये दिख रहा है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस। यह सब्जेक्ट मैक्सिमम इसका मार्क्स है 100 नंबर का। यह मार्क्स है 100 नंबर का, ये सब्जेक्ट है। और चौथा नंबर ये आपको दिख रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो पहला और चौथा नंबर, ये दोनों सब्जेक्ट, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, जैसे आपको मालूम है, ह्यूमन मतलब मनुष्य या मानव, न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, पोषण। तो मानव को जो पोषण की जरूरत पड़ती है, और फूड साइंस मतलब आहार विज्ञान। तो आहार विज्ञान के द्वारा न्यूट्रिशन हमें किस तरह मिले, ये सब्जेक्ट है। हमें किस तरह पोषण की प्राप्ति हो सकती है आहार विज्ञान के थ्रू। तो हमारा इसमें यूनिट फर्स्ट है आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फॉर्मुलेशन ऑफ आरडीए हर ये 10 साल में आती है। एक तो 2010 में आई थी, आप लोग देख सकते हैं इसकी गाइडलाइन, और एक अभी आई है 2020 में। दूसरा है हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब पोषण का असेसमेंट करना। तो कैसे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता और इसका महत्व। दूसरा बी है हमारी विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो विधियाँ हम ज़्यादातर जहाँ देखें तो एंथ्रोपोमेट्रिक है। दूसरा सर्वे है। तीसरा है क्लिनिकल, और चौथा है लेबोरेटरी। तो ये सारी जो हैं 4 मेथड इसमें दी हुई हैं। तो ये मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक में क्या आता है, जैसे वेट हाइट रेशियो रहता है, WH रेशियो रहता है एंथ्रोपोमेट्रिक, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। क्लिनिकल ब्लड से रिलेटेड होती हैं। लैब से रिलेटेड मतलब लैब में हम फूड एडल्ट्रेशन वगैरह इनका टेस्ट करते हैं। तीसरा हमारा माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो कुपोषण की परिभाषा, कंडीशन कौन सी हैं, कॉजेस मतलब कारण, सिम्टम्स लक्षण, डिसीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी डिसीज होती हैं। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाला माल न्यूट्रिशन। विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज, मेजर फॉर देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इनके किस तरह इनको मेजर करना है, और इनको प्रिवेंशन, इनका कैसे प्रिवेंशन मतलब कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें हम पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट हम देखें तो पहला पार्ट है जनरल ग्रेन्स मतलब अनाज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जनरल कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, गेहूं का स्ट्रक्चर, चावल का स्ट्रक्चर। दूसरा देखें तो वेरियस वेज ऑफ यूजिंग सीरियल्स, होल ग्रेन, फ्लोर, कोर्स एंड फाइन मतलब कई तरह के आटे और संपूर्ण अनाज, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च सेल, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, स्टार्च की सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, चेंजेस कैसे हैं, उन कुकिंग की मेथड्स, चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कुकिंग मतलब जो फिजिकल और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं कुकिंग जब हम करते हैं ना घर में, तो कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। लेग्यूम्स, फिर इसके बाद ग्लूटीन एंड व्हीट। तो आप सभी जानते हैं कि गेहूं में एक ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वेरियस प्रिपरेशन, कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती हैं खाना बनाने में, हर तरह के काम में। दूसरा पार्ट है अपना लेग्यूम्स एंड पल्सेस। लेग्यूम्स मतलब दालें, तो फलियां और दालें है ना, लेग्यूम्स एंड पल्सेस फलियां एवं दालें। तीसरा पार्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स। तो इसमें फलों और सब्जियों के बारे में हम पढ़ेंगे। नट्स मतलब आप लोग सभी जानते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम है। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है डाइट में, और क्या उनका महत्व और उपयोग, ये सब चीज़ें देखेंगे। तीसरा यूनिट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। अब दूध और दूध से बने हुए पदार्थ कौन कौन से हैं, छाछ है, मट्ठा है, दही है, पनीर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका क्या यूज है, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, इन्हें कैसे बनाया जाता है,
और इनकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स कैसी होती हैं, जैसे होमोजेनाइजेशन और पास्चराइजेशन। इफेक्ट ऑफ हीट, एसिड, एंजाइम्स एंड सॉल्ट ऑन मिल्क, मतलब इसका ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर, और अम्ल का, एंजाइम का और नमक का दूध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम पढ़ेंगे। एग्स है, इसके बाद तीसरा पार्ट है मीट, एग्स एंड मीट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर बाद में हमारा आता है यूनिट 4 शुगर। यूनिट 4 में दिया हुआ है शुगर, फैट्स एंड ऑयल, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल फूड्स। तो मतलब आप लोग ये सब देख रहे हैं कि ये सारी जो हैं अपने फूड ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शुगर भी एक फूड ग्रुप्स में आता है, फैट्स एंड ऑयल्स भी, कॉन्टिमिनेंट्स मतलब स्पाइसेस मतलब मसाले और बेवरेजेस, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल फूड्स, स्पेशल फूड्स जैसे नोवेल फूड है, कन्वीनियंस फूड है और स्पेस फूड है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्पेशल फूड इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्हें स्पेशल मौक़ों पर इन्हें यूज किया जा रहा है। कन्वीनियंस फूड मतलब सुविधाजनक भोज्य पदार्थ। इसके बाद है यूनिट 5 फूड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब डेफिनेशन एंड स्कोप। फूड बायोटेक्नोलॉजी में क्या डेफिनेशन है और क्या स्कोप है। एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन क्या है, फर्मेंटेशन, जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड, क्लोनिंग, बेनिफिट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्या लाभ है। फूड माइक्रोबायोलॉजी दूसरा पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईट्स, मोड्स, बैक्टीरिया, मतलब इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ईट्स क्या है, एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और मोल्ड्स मतलब फफूंदी। तो ईस्ट, मोल्ड्स और बैक्टीरिया मतलब फफूंद, जीवाणु, इन सब ईस्ट के, और ये सारे एक कोशिकीय जीवों के बारे में भी हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। यूजफुल एंड टॉक्सिक माइक्रोफंक्शन, टॉक्सिक माइक्रोफंक्शन इनका क्या उपयोग है और इनके क्या दुष्प्रभाव भी होते हैं, माइक्रोफंक्शन भी क्या क्या हैं। फूड एडिटिव्स मतलब मिलावट, टाइप्स एंड फंक्शन। इसमें फूड एडिटिव्स मिलावट नहीं, एडिटिव्स मतलब कुछ ऐड करना। हाँ, इसमें तो ये कौन कौन से इनके कितने प्रकार हैं और क्या कार्य हैं फूड एडिटिव्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस दी हुई हैं, कुछ बुक के नाम भी हैं। स्वामीनाथन एम 1985 एसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये सारी खनुजा मैडम की भी आप बुक देख रहे हैं। एक पलटा अरुणा है 2006, आहार और पोषण सेवा प्रकाशन इंदौर। तो ये सारी बुकें आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं पढ़ने के लिए। विद्यार्थियों, हमारा दूसरा सब्जेक्ट है रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी में भी 5 यूनिट हैं, आप लोग देख रहे हैं हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। इन 5 यूनिट में पहला है अपना साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स, मतलब विज्ञान और वैज्ञानिक विधियाँ। दूसरा है रिसर्च मतलब शोध का क्या अर्थ है और क्या उद्देश्य हैं। तीसरा है रोल ऑफ स्टैटिक्स एंड रिसर्च इन होम साइंस डिसिप्लिन। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसर्च मैथोलॉजी, तो इसका होम साइंस में क्या रोल है, मतलब सांख्यिकी का रोल होम साइंस में क्या है। होम साइंस में जब हम कुछ रिसर्च करने जाते हैं तो सांख्यिकी का क्या रोल है। चौथा पार्ट है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन मतलब क्या होती है कि हम जो शोध करते हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी। पांचवा है डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो सबसे पहले हम शोध करते हैं तो क्या होता है, उसमें समस्या होती है, तो उस समस्या को किस तरह आइडेंटिफाइड करना है और कैसे डिफाइन करना है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब संकल्पना, परिकल्पना मतलब हम कुछ चीज़ें मानकर चलते हैं जब हम कोई शोध करते हैं तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। और इसके एजम्पशंस क्या है, इनकी लिमिटेशन मतलब सीमाएं। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मतलब चर, राशियाँ। तीसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी संभावना होगी किसी चीज़ की। चौथा है टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़ा जनसंख्या का समूह है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठाकर उसके बारे में शोध करना। तीसरा यूनिट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि शोध की रूपरेखा, तो वो कितने प्रकार की होती है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, कंपैरेटिव, तुलनात्मक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, डिस्क्रिप्टिव, कार्यात्मक, संरचनात्मक, डिस्क्रिप्टिव मतलब
विस्तार से इसके बारे में, फंक्शनल डिस्क्रिप्टिव। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है। दूसरा है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन सी विधियों के द्वारा डाटा को एकत्र करना है, आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ या आंकड़ों के संग्रह की तकनीकें। कौन कौन सी तकनीकें हैं, क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वे मेथड है, केस स्टडी है। फोर्थ देखें इसका पार्ट, फोर्थ यूनिट में है टेस्ट एंड स्केल्स। अब कुछ परीक्षाएं भी होती हैं, टेस्ट और स्केल्स मतलब कुछ मापन के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, तभी हम जाकर उनका मेजरमेंट कर पाते हैं। किसी भी शोध में आंकड़ों का मेजरमेंट, आंकड़ों के मापन के लिए कुछ विधियां, कुछ टेस्ट, कुछ स्केल्स, कुछ पैमाने रखे गए हैं। दूसरा है रियलिटी एंड वैलिडिटी, अब वो शोध हुई है तो वो कितनी रिलायबल है और कितनी वैलिड है, इसका मापन करना भी जरूरी है। तो इसका क्या अर्थ है और क्या विधियां हैं। तीसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू मतलब उस जो हम शोध कर रहे हैं उससे पहले भी कुछ शोध हो चुकी हैं और उन शोधों को क्या उनका अर्थ है, इम्पोर्टेंस, सोर्सेस और राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब उनका कहाँ से हमने वो सोर्स लिया है, वो स्रोत कहाँ से है। सोर्स मतलब हमने कुछ डाटा हमने कुछ कहीं से उठाया, तो वो कहाँ से उठाया, ये सारी जानकारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में होती है। यूनिट 5 है एनालिसिस ऑफ डाटा थ्रू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, कि डाटा का एनालिसिस करना, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ पैमाने होते हैं। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगेगा, मीन, मोड, ये कौन सा टेस्ट लगेगा, इन टेस्ट के थ्रू हम इनका एनालिसिस करते हैं। लास्ट में होता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में डाटा को प्रेजेंट करना है, आपको इंटरप्रिटेशन देना है, उनका डिस्कशन करना है, उनके बारे में बताना है। और लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब इम्पोर्टेंस, बिब्लियोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, और मेथड ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस ऑफ बुक्स, मतलब किस बुक से वो हमने रेफरेंस लिया है, किस जर्नल से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है। तो ये सारी हमारी बिब्लियोग्राफी में आती हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब किस बुक से हमने लिया है, और बाइब्लियोग्राफी मतलब किस वेबसाइट से लिया है। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको यह सिलेबस समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे अगले अध्याय में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।